Hello, my name is Ashish Sharma and this is our next lecture on electromagnetism. In our last lecture, we discussed about the principle of superposition, that how uh, more than one charges apply the net force on a single charge. Okay, so here we have three charges Q1, Q2 and Q3, and suppose that all these three charges are of same magnitude, means all are equal. Okay, and let Q, and this is an equilateral triangle means each side of this triangle is same, each internal angle or external angle is same. Okay, so this is equilateral triangle. This is mentioned in the question. नाउ मान लीजिए पूछा ये जाता है कि Q3 के ऊपर आप इन दो की वजह से नेट फोर्स बताइए। तो जब भी अपन फोर्स कैलकुलेट करेंगे नेट फोर्स, तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप क्या कर सकते हो, कंपोनेंट मेथड को फॉलो कर सकते हो। कंपोनेंट मेथड के लिए आपको एक फ्रेम रेफरेंस फ्रेम मानना पड़ेगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल जब आप वेक्टर एडिशन करते हो, स्केलर एडिशन करते हो, उस फॉर्मूले को जो है फॉलो कर सकते हो। लेकिन मैं हमेशा आपको कंपोनेंट मेथड जो है रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जितने भी आगे डेरिवेशंस वगैरह आते हैं सभी के अंदर वो ज़रूरी होता है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। आप अगर स्केलर मेथड से जाकर डायरेक्शन निकालोगे तो फिर वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, दो चार्जेस तक तो ठीक है, लेकिन अगर दो से ज़्यादा, तीन चार्ज हुए, चार चार्जेस हुए, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उस केस में हमेशा आपको क्या फॉलो करना है, कंपोनेंट मेथड फॉलो करना है। क्लियर है? चलो वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो Q1 है, Q1 की वजह से जो फोर्स होगा लाइन जॉइनिंग के अलोंग होगा, ये बात आपको पता है कूलम्ब लॉ से। सो दिस इज योर F। किस पे लग रहा है? 3 पे लग रहा है। कौन लगा रहा है? 1 लगा रहा है, तो F3 1 वेक्टर। ओके, Q2 इस पे फोर्स लगाएगा लाइन जॉइनिंग, ये लीजिए, ये कितना हो जाएगा? F। कौन लगा रहा है? सेकंड चार्ज लगा रहा है। किस पे लगा रहा है? थर्ड पे लगा रहा है, तो F3 2 वेक्टर। ठीक है, अच्छा अब आपको पता है सारी साइड्स जो हैं इसकी इक्वल हैं, तो साइड्स कितनी हैं इसकी? मान लेते हैं L है। और जो इंटरनल एंगल जो है वो सेम होंगे। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एंगल होता है वो आपको पता है कितना होता है? 60 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है? 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री। अब ये दोनों ऑपोजिट एंगल हैं, तो ये जो एंगल है ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और साइड मैंने L मान लिया है। अब नेट फोर्स निकालने के लिए आपको पता है, अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करूं, तो वो कहता है कि भैया आपको करना पड़ेगा दोनों का वेक्टर एडिशन। किस पे निकाल रहे हो? थर्ड पे निकाल रहे हो, फर्स्ट की वजह से भी और सेकंड की वजह से भी। ठीक है, तो देखो, एक आपको पता है, मान लीजिए दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और उन दोनों का रिजल्टेंट अगर आर वेक्टर है, सपोज मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता, वेक्टर है, बी वेक्टर है, और इन दोनों की टेल्स के बीच का एंगल थीटा है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड आपको पता है, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड प्लस सेकंड का मैग्नीट्यूड प्लस 2ab एंड cos थीटा। हमेशा ध्यान रखना, थीटा क्या है? इन दोनों वेक्टर्स के टेल्स के बीच का एंगल है। टेल, हेड और टेल के बीच का नहीं, टेल्स के बीच का एंगल। ठीक है, और अगर मान लीजिए अब इनका रिजल्टेंट वेक्टर जो कि इन दोनों के बीच में ही होगा, मान लीजिए ये है इनका रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर अगर पहले वेक्टर से फाई एंगल बना रहा है, तो जो फाई है वो कितना होता है? tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो यहाँ से ये मैग्नीट्यूड निकालना तो चलो फिर भी आसान है, लेकिन आपको पता है ये कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अगर आप स्केलर मेथड से जाते हो नेट फोर्स निकालना, तो टिपिकल काम है। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, टिपिकल नहीं है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, गधों वाला काम ज़्यादा है। हम स्मार्टली काम करेंगे, तो हमेशा कंपोनेंट मेथड से आप जाइए। तो जब कंपोनेंट मेथड से आप जाते हो तो आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानना पड़ता है। तो मान लीजिए इस डायरेक्शन को मैं आई कैप या फिर एक्स कैप मान लो, और इस डायरेक्शन को मैं जे कैप या फिर वाई कैप मान लेती हूँ। तो हमेशा जो भी आपका वेक्टर क्वांटिटी हो उसको कंपोनेंट में आप ब्रेक कर लीजिए, और उसके बाद चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक बेस बनाया ग्रीन लाइन से। ठीक है, और आपको पता है ये जो भी एंगल होगा, और ये जो भी एंगल होगा, ये दोनों एंगल क्या होंगे? सेम होंगे, क्योंकि यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है? एक एक्सटर्नल एंगल बन रहा है। यहाँ से ये एक एक्सटर्नल एंगल बन रहा है, और ये एक रेगुलर पॉलीगन है।
ठीक है, ट्राइंगल जो है एक रेगुलर पॉलीगन है 3 साइड्स का, तो हमेशा एक्सटर्नल इंटरनल एंगल और साइड सब क्या होंगे, इक्वल हों। तो ये दोनों एंगल बराबर ही होंगे। आप निकालना चाहो कितने होंगे, तो देखो आप निकाल भी सकते हो। अब मैं अगर इसको आई कैप डायरेक्शन बना रहा हूँ तो मैं इस डायरेक्शन को क्या बना दूंगा, जे कैप। तो ये दोनों ये 60 डिग्री है और ये जो लाइन है ये बिल्कुल मिड में है, तो ये एंगल जो ऊपर जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री है। आपको पता है ये जो पूरा एंगल होता है 90 डिग्री होता है। तो अगर ये मैं देखो ग्रीन से बना रहा हूँ, 3 लाइन बनाई है मैंने, ठीक है। अगर ये वाला एंगल 30 है तो ये नीचे वाला कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। तो अगर मैं कंपोनेंट बनाता हूँ तो ये इधर क्या आएगा, F31 एंगल। ध्यान रखना जैसे ये फ्रेम है कोई भी और ये एक वेक्टर है, मान लीजिए ए वेक्टर, ठीक है, और ये इसका एंगल है। तो जो एंगल के साथ जो डायरेक्शन होती है उसके साथ हमेशा cos थीटा आता है और दूसरे के साथ sin थीटा, तो ये आ जाएगा a sin थीटा, ठीक है। तो ये F31 cos 60 डिग्री और ऊपर की तरफ कितना आएगा, F31 sin 60 डिग्री। F32 के कंपोनेंट बनाओगे तो F3 के कंपोनेंट किधर बनेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा F32 cos 60 डिग्री और वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर ही चला जाएगा F32 sin 60 डिग्री, ठीक है। तो जे कैप में दो कंपोनेंट है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, लेकिन आई कैप में दो कंपोनेंट है, लेकिन एक आई कैप में है और एक माइनस आई कैप में है, ठीक है। अच्छा चलो ये सब कंपोनेंट वगैरह बन गए, हालांकि ये सब चीज़ें अपन 11th क्लास में पढ़ भी चुके होते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बताना कमेंट्स के अंदर, अपन जो है सेपरेट जो है लेक्चर इसके ऊपर बनाए। तो यहाँ पे अब देखो, अब मेरा काम है इनके मैग्नीट्यूड्स को कैलकुलेट करना, ताकि मैं इस फॉर्मूले से भी मैग्नीट्यूड निकाल पाऊँ और कंपोनेंट मेथड से भी निकाल पाऊँ और दोनों से आंसर क्या आए मेरा, सेम आए, है ना, यही होना चाहिए। तो पहले मैं इस मेथड से निकालता हूँ। तो इस मेथड से अगर आप लिखते हो तो यहाँ पे एफ नेट कितना होगा आपका, F31 स्क्वायर प्लस F32 स्क्वायर प्लस 2F31 32 एंड cos थीटा, यही होगा, ठीक है। अब बात आती है इनकी इंडिविजुअल वैल्यू निकालने की। तो F31 की वैल्यू देखो, F31 कितना होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड K Q1 Q3 और डिस्टेंस कितना है, L स्क्वायर दोनों के बीच का, Q1 और Q3। आपको पता है Q1 और Q3 सेम है, कितना Q, तो मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। और जब आप 3 और 2 के बीच का फोर्स निकालोगे तो यहाँ पे Q1 Q2 आएगा, सॉरी Q3 और Q2 के बीच तो Q2 और Q3 आएगा, लेकिन Q2 और Q3 सेम है, इसका मतलब आपका जो F32 आएगा वो भी F31 के बराबर ही आएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू आपके पास आ गई। तो ये दोनों फोर्स सेम है तो मैं इनको F से डिनोट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा F प्लस 2F² cos 60, और cos 60 1/2 होता है तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3F² और अंडर रूट अगर आप लेते हो तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ F। और F कितना है, F31 या F32 किसी को, कि दोनों इक्वल ही है, उनमें से किसी एक का भी मैग्नीट्यूड लिख दो, KQ² अपॉन L स्क्वायर। तो KQ² अपॉन L स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ गया, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। अब अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो फाई आएगा, और ये डायरेक्शन कहाँ से बताता है, ये जो एंगल होगा ए से बताएगा। अगर आपको बी से चाहिए तो आपको उल्टा करना पड़ेगा, यहाँ पे ए साइन थीटा, यहाँ पे बी प्लस ए कॉस थीटा, है ना। तो ये जो एंगल है ये रिजल्टेंट वेक्टर का ए से ए के साथ कितना एंगल है देखो डायग्राम में, ठीक है। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड, अपन ये एंगल इस तरीके से नहीं निकालेंगे, अपन कंपोनेंट मेथड से करते हैं। तो देखो हमें ये पता चल गया कि F31 और F32 बराबर हैं और cos 60 की वैल्यू भी बराबर है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू वैल्यू बिल्कुल बराबर है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब ये जो कंपोनेंट है इसको कैंसल आउट कर देगा, तो सिर्फ ऊपर वाले बच गए, ठीक है। तो डायरेक्शन ऊपर वाली आ गई बिल्कुल, ठीक है, जो कि दोनों के बीच में है। और F31 F32 आपको पता है बराबर है, sin 60 बराबर है, तो आप इसको 2 F sin 60, ठीक है, 2F कितना है आपका, KQ² अपॉन L स्क्वायर। देखो F
इसी को तो एफ डिनोट कर रहा था मैं। यहाँ पे देखो F31 को F32 सेम है तो F, ठीक है। अच्छा, साइन 60 कितना होता है, रूट थ्री बाई 2 से 2 कैंसिल, देखो सेम आंसर आया या नहीं आया, सेम आंसर आया। तो चाहे आप इस मेथड से करो, चाहे आप कंपोनेंट मेथड से करो, आंसर हमेशा सेम होगा। डायरेक्शन क्या आई, वर्टिकली अपवार्ड, वर्टिकली अपवार्ड, ठीक है। बिल्कुल देखो बीचों बीच है, दोनों फोर्स इक्वल हैं, तो कॉमन सेंस भी ये कहता है कि बिल्कुल बीच में रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो ये था भैया आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आप इस मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन मैं क्या कहूँगा, आप हमेशा कंपोनेंट मेथड से जाइए, क्योंकि जो अपने डेरिवेशंस आएंगे उसमें भी अपन इसी मेथड को फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पता चल जाती है। यहाँ से आपको एंगल मिलेगा भी तो किससे मिलेगा, किसी एक वेक्टर के साथ एंगल, मतलब अभी भी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड सी ही लगती है। यहाँ पे अपने को पता चल जाता है एग्जैक्ट कि किस डायरेक्शन में जो है ये नेट फोर्स है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना यहाँ कंप्लीट हो गया है।